बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो आप देखने वालों को ये बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे ख़त में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उन इल्ज़ामात की जो कड़ियाँ हैं, वो कड़ियाँ जस्टिस अतर मिनला तक पहुँचने का मामला क्या है। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की खुफ़िया मुलाकात के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट है, एक अहम ख़बर है। उसकी तफ़सीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। कुछ दीगर अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, उनकी तफ़सीलात भी अपने प्रोग्राम में आगे चल के शामिल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया। उनसे हम्बल दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और अपने जानने वालों के साथ इसको शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया और उस ख़त पर कमीशन बना, लेकिन वो कमीशन बनने से पहले ही उस पर जिस तरीके से एतराज़ात उठाए गए, तो जस्टिस जिलानी साहब ने उस कमीशन की सरबराही करने से इनकार कर दिया। यानी वो जो कमीशन वाला चैप्टर है, एक तरीके से वो क्लोज़ हो गया। अब जो 7 रुकनी बेंच बना, जो आज खुद नोटिस लिया गया, उस 7 रुकनी बेंच के पहली समाअत की जो कि 3 अप्रैल को हुई थी, उसके कोर्ट ऑर्डर के ऊपर बात हो रही है। बहुत सारे हमारे दोस्त सवालात उठा रहे हैं कि ये अदालती ऑर्डर कैसे निकला? सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी नहीं हुआ। किस जज ने जारी किया? आखिरी जो फ़ाइल थी, उस कोर्ट ऑर्डर की किस जज के पास पहुँची थी? अभी नाज़रीन जितने भी सवालात हैं, वो अपनी जगह पे सवालात ही हैं। लेकिन चूँकि मैं 14 साल से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग के साथ वाबस्ता हूँ, मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि जब कोई सहाफ़ी खबर लेके आता है तो वो सवाल उठते हैं इस किस्म के। लेकिन सहाफ़ी के ऊपर सवाल उठाना या सहाफ़ी से सवाल पूछना कि आपने ये खबर कैसे निकाली, आपके पास ये कोर्ट ऑर्डर कैसे पहुँचा, तो सहाफ़ी का काम ही ये है। सहाफ़ी का काम ही ये है कि उसने खबर देनी है और सबसे पहले देने की एक दौड़ भी है। चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और अभी हालिया दिनों में नाज़रीन जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें जो 6 जजेस का लेटर है, वो मैंने अपने एक न्यूज़ के ऊपर उसको जो है वो ब्रेक किया। उसके बाद फिर जब ये फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया, वो भी मैंने ब्रेक किया। दूसरे रोज़ जब फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया, वो भी मैंने ब्रेक किया। तो सहाफ़ी का काम ही ये है। लेकिन मेरा सवाल उठते हैं कि आपके पास खबर कहाँ से आई? तो जिन सहाफ़ियों के ज़राए होते हैं, एक तवील दास्तान है मुझे सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करते हुए। जैसे मैंने कहा कि 14 साल हो चुके हैं। न जाने सैकड़ों या हज़ारों में खबरें होंगी, जो सबसे पहले मैंने अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर ब्रेक की। चाहे वो एयरवाई न्यूज़ था, चाहे वो एक्सप्रेस न्यूज़ था, चाहे वो दुनिया न्यूज़ था, चाहे वो 92 न्यूज़ था, चाहे वो बोल न्यूज़ था, चाहे वो अब एक न्यूज़ है। तो ये सहाफ़ी का क्रेडिट होता है, उसके सोर्सेज़ होते हैं, जिनके राब्तों से ये इस किस्म की खबरें वो सामने लेके आते हैं। एक जो और सवाल उठाया जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी नहीं हुआ, तो उससे पहले कैसे ये पब्लिक हो गया, ये वायरल हो गया? तो ये भी कोई इतना बड़ा सवाल नहीं। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर होते हैं जो कि वेबसाइट पे चढ़ने से पहले मैंने ब्रेक किए हैं। वेबसाइट पे जारी होने से पहले मैंने उन ऑर्डर्स को ब्रेक किया है। अभी आप देखें ना कि मैं एक और मिसाल दे देता हूँ कि भुट्टो रेफ़रेंस जो कि इतने सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आया, वो खबर भी मैंने दी। उस वक़्त मेरे पास कोई चैनल नहीं था, लेकिन मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उस खबर को ब्रेक की कि 9 रुकनी बेंच बन गया है, फ़लाँ डेट को भुट्टो रेफ़रेंस केस की समाअत होने जा रही है और तवील अरसे के बाद उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। वो भी मैंने गुनाहगार ने वो खबर ब्रेक की थी। लेकिन ये सवाल जो हैं वो ठीक है उठ रहे हैं, लेकिन साफ़ी का ये सवाल करना कि तुमने कैसे ये खबर लेके आए हो, मेरे ख़्याल से ये इस सवाल का कोई जवाब नहीं। अब आ जाते हैं हमारी जो खबर है कि जजेस ने जो ख़त लिखा उसकी कड़ियाँ जस्टिस अत्तर मिनिल्ला साहब तक कैसे जा पहुँची हैं, या ये सारा मामला क्या है? ऐसे कल आपके साथ हमने खबर शेयर की। पहले तो बैकग्राउंड आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि नवाज़ शरीफ या मुसम्मिक नवाज़ में इस बात पर गौर व ख़ौस हो रहा है, सोच विचार जारी है कि क्यों ना ये जो लेटर लिखा गया है 6 जजेस की जानिब से, जिसमें अदलिया पर दबाव, अदलिया अदालती मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो क्यों ना इसमें मुसम्मिक नवाज़ भी पार्टी बने, मुसम्मिक नवाज़ भी फ़रीक बने। तो अब
हमारी इस खबर की तस्दीक की है जनाब रज़ी दादा साहब ने कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है कि इस केस में फ़रीक बनेंगे वो। और उनसे पूछा गया कि बल्कि रज़ी दादा साहब से पूछा गया कि आपकी खबर का सोर्स क्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी खबर में एक सहाफ़ी का ज़िक्र किया था कि उस सहाफ़ी से मुलाकात में नवाज शरीफ ने अपने इस फैसले के हवाले से बताया है। तो वो नाम भी रज़ी दादा साहब ने बता दिया कि वो मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं। अब ये जो नाज़िम फैसला हुआ है, नवाज शरीफ की तरफ से, शरीफ ख़ानदान की तरफ से इस केस में फ़रीक बनने का। अब इसमें यहाँ पे एक और सवाल भी है कि ये जो सो मोटो लिया गया, इसमें तहरीक-ए-इंसाफ़ पिटीशन लेके आई, कुछ बार्स पिटीशन लेके आई हैं। उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एंटरटेन नहीं किया उस तरीके से, क्योंकि वो मामला कमेटी में जाएगा, जो दरख्वास्तें दायर हुई हैं। तो काज़ी फैसल साहब ने कहा था कि ये कमेटी फ़ैसला करेगी कि आपको फ़रीक बनाना है या आपको फ़रीक नहीं बनाना। अब सवाल यहाँ पे आता है कि क्या नवाज शरीफ को इस केस में पार्टी बनने की इजाज़त मिलेगी? तो अगर नाज़रीन हम फैक्चुअली देखें, ये जो जजेस ने इल्ज़ामात लगाए हैं, इसी किस्म के इल्ज़ामात शरीफ ख़ानदान भी लगाता रहा कि अदलिया में मुदाखलत की जा रही है, हमें ज़बरदस्ती सज़ाएँ दिलवाई जा रही हैं, फेयर ट्रायल का हक़ नहीं दिया जा रहा। तो वो बराह रास्त मुतासरा पार्टी भी हैं, मुतासरा फ़रीक भी हैं। बार एसोसिएशन की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट बार हो, पाकिस्तान बार हो, लाहौर हाई कोर्ट बार हो, कोई भी बार हो जो पिटीशन दायर करके इस केस में फ़रीक बनना चाहती है, उसका इस हद तक तो चलें, हम मान लेते हैं पार्शली कि अदलिया की आज़ादी के मामले को लेके उनका अख्तियार है। लेकिन जो अफ़ेक्ट हुए हैं, उसमें नवाज शरीफ जो हैं, वो मुतासरा पार्टी हैं, उनका हक़ दावा बनता है। अब नवाज शरीफ का नाज़रीन जो मामला है, पार्टी बनने का तो फ़ैसला हो गया। अब वो कैसे मुतासरा फ़रीक हैं? पनामा के केस में मॉनिटरिंग जज बैठे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, और उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, वो अनवर कांसी साहब थे। तो उस दौर में डायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो एहतसाब अदालत थी, जहाँ पर नवाज शरीफ के केसेस चल रहे थे, जज मोहम्मद बशीर साहब पहले उन केसेस की समाअत कर रहे थे, जॉइंटली उनके रेफरेंस के ऊपर ट्रायल चल रहा था। तो वो सारी रिपोर्ट जो है, अमल दरामद जो रिपोर्ट है, एहतसाब अदालत में क्या कार्रवाई हुई, कौन पेश हुआ, किसका बयान रिकॉर्ड हुआ, वकील कौन था, प्रोसिक्यूशन की तरफ से कौन से था, नैब ने क्या इल्ज़ामात लगाए, नैब का मौक़िफ़ क्या है। तो वो तमाम रिपोर्ट्स, हालांकि जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी है इस्लामाबाद की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर आती है, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पे चलती रहीं। मुदाखलत लीगल थी, अनलीगल थी, कॉन्स्टिट्यूशनल थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, उसमें जाए बगैर एक जो नुकता है, वो नाज़रीन ये था कि जज मोहम्मद बशीर साहब जो थे, उन्होंने जब इन रेफरेंसेस की नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ, हसन हुसैन के खिलाफ समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने एक फैसला दिया था, ऑर्डर जारी किया था कि इन तीनों रेफरेंसेस का वो फैसला एक साथ करेंगे। यानी ये नहीं कि पहले आप इवन फील्ड का फैसला सुनाएंगे और फिर बाद में अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप का फैसला सुनाएंगे। ख्वाजा आरिफ साहब ने अपना केस उनके सामने रखा कि इसमें तमाम जो हकाइक हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये एक ही रेफरेंस बनता है, लेकिन इसको 3 पार्ट्स में तकसीम कर दिया गया। इल्ज़ामात को उन्होंने डिनाई किया। तो उन्होंने इस्तदा ये की थी जज मोहम्मद बशीर साहब से कि आप ऐसा करें कि फिर आप एक रेफरेंस का फैसला न करें, आप तीनों रेफरेंसेस पे एक-एक करके कार्रवाई को मुकम्मल करें और फिर आप एक साथ इनका फैसला सुना दें। तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने बात मान ली, बल्कि हाई कोर्ट में भी मामला पहुंचा था। हाई कोर्ट ने भी जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत को डायरेक्शन जारी की थी। लेकिन फिर हमने देखा कि जब जुलाई 2018 का इलेक्शन आया, तो साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, उनकी जानिब से एहतसाब अदालत को ऑर्डर जारी किया गया कि जब एवन फील्ड रेफरेंस में कार्रवाई मुकम्मल होने के करीब है, बल्कि मुकम्मल हो चुकी है, तो इस रेफरेंस का फैसला तो इलेक्शन से पहले आप सुनाए ना। एहतसाब अदालत एवन फील्ड का फैसला सुनाए। तो वो जो ऑर्डर था अदालत का या हाई कोर्ट का कि तीनों का इकट्ठा फैसला सुनाया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी अपील के बगैर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में समाअत आई थी, जो मामला जिसमें ये साकिब निसार साहब ने ऑर्डर किया था, वो एहतसाब अदालत की एक्सटेंशन का मामला था। क्योंकि जब ये रेफरेंस दायर हुए थे, तो एहतसाब अदालत को इनका फैसला करने के लिए 6 माह की मियाद दी गई थी। तो 6 माह में क्योंकि वो मियाद गुजर चुकी थी, एक एक्सटेंशन हुई एहतसाब अदालत की मियाद में, फिर दूसरी एक्सटेंशन हुई, तो फिर दूसरी ग़ालिबन या तीसरी एक्सटेंशन थी जब ये कहा गया कि आप एवन फील्ड का फैसला सुना दें। तो फिर 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले वो फैसला सुना दिया गया। जब नाज़रीन फैसला सुनाया गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे, वो अनवर कांसी साहब थे। तो उसके बाद फिर वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाला एफिडेविट भी आ गया, तकरीर भी आ गई, उनके खिलाफ रेफरेंस भी आ गया, उनको बरतरफ भी कर दिया गया।
इस दौरान ये होता है कि जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं, जो बाकी 2 रेफरेंस हैं अल अज़ीज़िया का या फ्लैगशिप का, उसको सुनने से इनकार कर देते हैं और वो केस ट्रांसफ़र हो जाते हैं जज साहब के इनकार के बाद जस्टिस अरशद मलिक साहब की अदालत को, जिनका वीडियो स्कैंडल भी मंजर आम पे आया था। तो इस दौरान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अनवर कांसी साहब रिटायर हो जाते हैं और अत्तर मिनल्ला साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाते हैं। अब जब ये अरशद मलिक साहब इन 2 रेफरेंसेस की समाअत करते हैं, फ्लैगशिप की और उसके साथ-साथ अल अज़ीज़िया की, तो इसमें 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को एक रेफरेंस में जज अरशद मलिक कन्विक्ट करते हैं अल अज़ीज़िया के रेफरेंस में, और जो दूसरा रेफरेंस है फ्लैगशिप, उसमें बरी कर देते हैं। जब ये फैसला आता है उससे तकरीबन 1 माह पहले अत्तर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा चुके होते हैं। अब यहाँ से जब ऑनवर्ड जाते हैं जुलाई में, तो जुलाई 2019 में एक वीडियो स्कैंडल मरीम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें अरशद मलिक की 2 वीडियोस जारी की जाती हैं, जिसमें वो नासिर भट्ट साहब भी हैं। अब उस वीडियो में एतराफ़ करते हैं अरशद मलिक साहब के मेरे ऊपर दबाव था और मुझसे यह फैसला करवाया गया है नवाज शरीफ के खिलाफ, मुझसे नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाई गई है, जिस पर मैं पशेमान हूँ और ये मेरे दिल पे बोझ है और मैं इसकी दुरुस्तगी और माफ़ी चाहता हूँ। तो उसके बाद सवाल ये है कि क्या उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक्शन लिया, कोई कार्रवाई की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मातहत अदलिया के एक जज कह रहे थे कि मुझसे नवाज शरीफ के खिलाफ, शरीफ ख़ानदान के खिलाफ फ़ैसला लिया गया है, मैंने दिया नहीं। उनके खिलाफ फ़ैसला लिया गया है, मैंने उनके खिलाफ फ़ैसला नहीं दिया। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई नोटिस लिया? कोई नोटिस नहीं हुआ था। वो जो एक बेंच था जिसमें आमिर फ़ारूक साहब थे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उसमें ग़ालिबन इस मामले को इंतज़ामी साइड पे लेके उसके साथ अटैच कर दिया गया था और जो अरशद मलिक साहब थे उनको डेपुटेशन पर, वो लाहौर से आए थे, लाहौर सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के वो जज थे, तो उनको वज़ारत कानून पहले भिजवा दिया गया और वज़ारत कानून के बाद उनको लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ये बहुत सारे लोगों की राय थी कि उनको छुपाया गया है, अरशद मलिक साहब को छुपाया गया है, ये सारे ट्रांसफ़र करके डेपुटेशन पे वज़ारत कानून को वापस करके और फिर लाहौर हाई कोर्ट में उनको वापस भिजवा के इस मामले पे मट्टी डाली गई है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई थी, इकराम चौधरी साहब ने दायर की थी, उस पर भी सवालात उठे थे कि इनका हक़ दावा क्या बनता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) का अख्तियार इस्तेमाल किया और फिर जो फैसला आया वो भी शरीफ ख़ानदान के तकरीबन खिलाफ आया, जिसमें कहा गया कि ये ऑडियो है, इसको अगर आपने अप्रूव करना है तो ये पैरामीटर्स हैं, ये असूल हैं, इसके ऊपर अगर ये पूरी उतरती है तो फिर इसका मुल्ज़िम को फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ैसला फ़ायदा नवाज शरीफ को नहीं पहुँचेगा। अब नवाज शरीफ ने जो फ़ैसला किया है इस केस में नाज़िम फ़रीक बनने का, तो फिर उस वक़्त अत्तर मिनल्ला साहब ने तो कोई तहकीकात नहीं की इस मामले की। तो जब ये मामला पार्टी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच, अब तो वो 7 रुकनी बेंच रहा नहीं, बेंच एक तरीके से टूट चुका है, नया बेंच तश्कील पाएगा। तो क्या उसमें बेंच में अत्तर मिनल्ला साहब के अपने दौर का ये जो ऑडियो वीडियो स्कैंडल है, उनकी अपनी सबऑर्डिनेट जुडिशरी का, जैसे याहिया फरीद साहब इनकार कर गए हैं, तो क्या अत्तर मिनल्ला साहब इस बेंच में बैठेंगे या बैठने से इनकार कर जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इस मामले की कड़ियाँ जो हैं, जो इल्ज़ामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लगाए हैं, अब वो अत्तर मिनल्ला साहब तक भी जा पहुँचे हैं। आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से तो कहा जाता है कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, हालांकि जजेस अकेले भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। ये नहीं कि जज जो है वो कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई इनिशिएट करें और चीफ जस्टिस की इजाज़त लेना पड़ेगी। अभी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। आपने एक प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई मुदाखलत होती है तो वो बेंच खुद से कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुक्म अदौली पे शुरू कर सकता है, या किसी ने इंटरफेरेंस किया उस केस के दौरान वो कंटेम्प्ट का नोटिस दे सकता है। अब ये जो सब कुछ हो रहा था अत्तर मिनल्ला साहब के दौर में, पहले वाला अल अज़ीज़िया रेफरेंस तो चले कांसी साहब के दौर में कंक्लूड हुआ, कन्विक्शन हुई, लेकिन ये सारा केस जो था अल अज़ीज़िया का, फ्लैगशिप का, ये तो अत्तर मिनल्ला साहब के दौर का था, वो चीफ जस्टिस थे। तो क्या वो बेंच में बैठेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। मुझे नहीं लगता कि अगर ये पिटीशन आई पार्टी बनने की नून लीग की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से, तो कोई जवाज़ नहीं होगा अत्तर मिनल्ला साहब का इस बेंच में बैठने का। लेकिन बहरहाल देखते हैं इस पिटीशन पर क्या कार्रवाई होती है और जो तवक्कुआत नून लीग लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्या वो तवक्कुआत पूरी हो पाएंगी? ये भी बड़ा अहम सवाल है। और फिर कुछ ऐसे आर्टिकल्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे सीनियर सहाफ़ियों के एंकर्स के, जिसमें उन्होंने बाजवा साहब को कोट करके कहा कि नवाज शरीफ को सज़ाएं दिलवाई गई थी
और फिर से हट के शौकत अजीज सदीकी साहब का बयान हल्फी मौजूद है, एफिडेविट मौजूद है, उनकी तकरीर मौजूद है। तो नून लीग का जो केस है बज़ाहिर तो बड़ा स्ट्रांग लगता है, लेकिन देखना ही होगा कि क्या उनको इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के इस सारे मामलात के हवाले से, एहतसाब अदालत के मामलात के हवाले से इंसाफ की फरहमी में, ट्रायल की कार्रवाई में जो मदाखलत का इल्ज़ाम नून लीग ने नवाज शरीफ ने लगाया, तो वो पार्टी बनने आते हैं तो क्या उनको कोई फ़ायदा पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? अभी आप देखें ना कि जब लंदन से नवाज शरीफ की वापसी हुई, तो ये केस अल अज़ीज़िया वाला, फ्लैगशिप वाला, उसमें ये ऑडियो वीडियो स्कैंडल अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर था, टेबल पे था। लेकिन नून लीग ने, नवाज शरीफ ने इसलिए प्रेस नहीं किया क्योंकि अरशद मलिक साहब इस दुनिया में मौजूद नहीं। तो आज़म नज़ीर तारा ने कहा था कि क्योंकि हम जीरा नहीं कर सकते जो हम बात या इल्ज़ाम लगाएंगे, तो इसलिए हम इससे हट के इस मामले को एजिटेट करने के बजाय हम मेरिट के ऊपर अदालत से इस केस का फैसला चाहते हैं कि आप देख लें कि क्या ऐसे इल्ज़ामात हैं और वो इल्ज़ामात क्या नैब ने साबित किए हैं, नैब के पास शवाहिद हैं, तो फिर मेरिट पे फैसला लिया गया था। अब अगर ये एक नया इसमें मामला सामने आता है पार्टी बनने का, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे टेकअप करती है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से जिसका मैंने जिक्र किया कि खुफिया मुलाकात, तो जो मुख्तलिफ बातें चलती रहीं कि इमरान खान साहब की जेल में खुफिया मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात के हवाले से और इंतखाबात में धांधली के हवाले से अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है मैथ्यू मिलर की, उसमें एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या अमरीकी सफारतकारों ने अडियाला जेल में जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की। और फिर पूछा गया अगला सवाल इंतखाबात में धांधली के हवाले से, तो अमरीकी तर्जमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये जो मामलात हैं इंतखाबात के, हुकूमत मुंतखब करने के, ये पाकिस्तान की आवाम ने फ़ैसला करना है। किसकी हुकूमत होगी, किसकी हुकूमत नहीं होगी, ये फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है, हमने नहीं करना, अमेरिका ने नहीं करना। यानी वो सवाल ऐसा था जिसमें कोई मुदाखलत की बात की जा रही थी कि अमेरिका इस मामले में मुदाखलत करे, तो अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने उसमें कहा कि हमारा मामला नहीं, पाकिस्तान के अवाम का मामला है। दूसरा जो सवाल था वो मुलाकात वाला, अमरीकी सफारतकारों की खुफिया मुलाकात वाला, उस पे अमरीकी तर्जमान ने किसी किस्म का जवाब देने से गुरेज किया। वैसे नाज़रीन, जो ज़राए बताते हैं अडियाला जेल के, वो यही है कि सफारतकारों के साथ इमरान खान साहब की किसी किस्म की खुफिया मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि ऐसी मुलाकातों का रिकॉर्ड भी होता है। अगर रिकॉर्ड ना भी रखा जाए तो इतने लोग होते हैं, तो ये मुलाकात ढके छुपे हो नहीं सकती, छुप के हो नहीं सकती। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से जो एक और खबर चल रही थी कि ईद की नमाज उनको पढ़ने नहीं दी गई, शाह महमूद कुरैशी साहब को पढ़ने नहीं दी गई, मेहर बानो साहबा ने इल्ज़ाम लगाया, तो उस पर जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ आया है। हमने तो जो इस तरह की खबरें कल चल रही थी, मैंने आपके साथ वो दोनों साइड की खबरें शेयर कर दी थी। अब जेल हुकाम की तरफ से कहा गया है, इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई ख्वाहिश का इज़हार किया ही नहीं कि वो ईद नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। अगर ऐसी ख्वाहिश का इज़हार करते तो इमरान खान साहब को ईद नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाती, उनकी ख्वाहिश को पूरा किया जाता। तो ये भी एक और ख़बर सामने आई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो नोशकी में 9 अफराद को कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस से उतार के कत्ल किया गया, और अफसोसनाक वाक़या, जिन लोगों को कत्ल किया गया उनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से, वज़ीराबाद से और मंडी बहाउद्दीन से है। अब सवाल ये है कि वैसे तो हम लॉन्ग मार्च करते रहते हैं, ये जो बसों से उतार के पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को उतारना, उनको कत्ल कर देना, इस पर क्या कोई लॉन्ग मार्च करेगा? कि ये कौन लोग हैं? क्यों करते हैं? मकसद क्या है? दहशत फैलाना है या शोरश पैदा करना है, सूबे में अमन-ओ-अमा की सूरत-ए-हाल को ख़राब करना है? तो ये भी एक अहम वाक़या हुआ है जिसकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मज़म्मत की है और मुतल्लिक़ा हुकाम से रिपोर्ट भी तलब की है। इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत के हवाले से IMF ने इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है, लेकिन यह भी मशरूत तौर पे IMF की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है, बल्कि कदरे बेहतर हुई, या IMF का कहना है। और IMF ने यह भी कहा है, चलिए उन्होंने एतराफ़ भी किया पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि अभी भी पाकिस्तान को ढेर सारे इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, हमारा व्लॉग का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।